नमस्कार। आज का डीप डाइव विकास की एक काफी जटिल तस्वीर पर है। देखिए, अक्सर विकास मतलब सड़कें, बिजली घर, बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे लाखों लोगों का विस्थापन भी है, उनकी पीड़ा है। हमें एक बड़ा ही भावनात्मक भाषण मिला है। किसान, मजदूर, माताएं, युवा, सब विकास पर कुछ बुनियादी, कुछ कठिन सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सवालों की पड़ताल करना ही इस डीप डाइव का मिशन है ना? सही। तो हम सरकारी आंकड़े देखेंगे, एकेडमिक रिसर्च, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफैम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स, और कोशिश करेंगे समझने की कि ये मैक्रो लेवल की तरक्की और जमीनी स्तर की पीड़ा, ये दोनों एक साथ कैसे चल रही हैं। सवाल क्या है? जैसे किसान पूछता है, बिजली घर मेरी जमीन पर मेरे घर अंधेरा क्यों? सही। या पानी बॉटल में क्यों बिक रहा है? सड़क बनाने वाले मजदूर को टोल क्यों देना पड़ रहा है? और युवाओं का सवाल, डिग्री है पर नौकरी क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सबका फायदा किसे हो रहा है? तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं जमीन के मुद्दे से। विकास के लिए जमीन तो चाहिए ही। तो 1894 का एक पुराना कानून था, उसकी जगह 2013 में लार एक्ट आया, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। हाँ, लार एक्ट। इसमें बेहतर मुआवजे की बात है, जैसे ग्रामीण इलाकों में बाजार मूल्य का 4 गुना, शहरी में 2 गुना। बिल्कुल। और इसमें सहमति की शर्त भी है, 70-80% लोगों की सहमति। और एक और चीज, सामाजिक प्रभाव आकलन यानी SIA, मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखो तो सही कि असर क्या पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। आजादी के बाद से अब तक आप सोचिए, 6 से 6.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं भारत में विकास परियोजनाओं के नाम पर। 6 से 6.5 करोड़, बाप रे। हाँ, और इनमें 40% से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग हैं। जबकि वो आबादी का सिर्फ 8% है। सिर्फ 8%। तो वो किसान का सवाल, मेरी जमीन पर बिजली घर, मेरे घर में अंधेरा क्यों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। UGVNL हो, NTPC हो, इनकी अपनी पुनर्वास नीतियां हैं, पर जमीन पर उनको लागू करना, उसमें बहुत चुनौतियां हैं। मतलब विस्थापित लोग अक्सर और गरीब हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में हाँ, विकास का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, अगला सवाल पानी पर। माताएं पूछ रही हैं, नल का पानी तो मुफ्त था, आज बोतल में क्यों? मतलब पानी जैसी बुनियादी जरूरत का बाजारीकरण क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, कहते हैं कि निजीकरण से मैनेजमेंट बेहतर होगा, एफिशिएंसी आएगी, सरकार पर बोझ कम होगा, वो राजकोषीय परिकल्पना और दक्षता परिकल्पना वाली बात है ना? हाँ वही। और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी इसे काफी समय से बढ़ावा देती रही हैं। लेकिन क्या ये काम करता है जमीन पर? देखिए, यहीं पर पेज है। एक ग्लोबल स्टडी बताती है कि पानी के सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुए, उनमें से 37% या तो फेल हुए, या रद्द करने पड़े, या दोबारा निगोशिएट करने पड़े। 37%? ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और भारत में भी देखिए, नागपुर में, दिल्ली में पानी के निजीकरण की कोशिशों का काफी विरोध हुआ। चिंता सीरियस ही है। क्या? कि जब पानी मुनाफा कमाने का जरिया बन जाएगा, तो वो गरीबों की पहुंच से बाहर हो सकता है, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब सार्वजनिक जवाबदेही, वो भी कम हो जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब सड़क पर आते हैं। मजदूर का सवाल था, सड़क हमने बनाई, टोल हम क्यों दें? टोल का क्या लॉजिक है? देखिए, टोल का जो तर्क है वो यूजर पे मॉडल पर आधारित है। मतलब जो इस्तेमाल करेगा वो ही भुगतान करेगा। खास पर जो PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले। हाँ, उनके लिए ये जरूरी माना जाता है, रख रखाव के लिए। लेकिन इसमें हाल में कुछ बदलाव भी हुए हैं। अच्छा, क्या? जल परिवहन मंत्रालय ने जो खास स्ट्रक्चर वाले हाईवे हैं, जैसे कहीं पुल है या सुरंग, वहां टोल आधा कर दिया है। ओके। और 15 अगस्त 2025 से एक नई पॉलिसी की भी बात चल रही है। 3,000 रुपए का सालाना फास्टैग पास। इससे जो निजी गाड़ियां हैं, नॉन कमर्शियल, वो साल में 200 से ज्यादा बार यात्रा कर पाएंगी। अच्छा, तो इससे लोकल लोगों को शायद कुछ राहत मिले। हाँ, उम्मीद तो यही है। जिन्हें रोज आना जाना पड़ता है, उनके लिए शायद ये फायदेमंद हो। ठीक है, अब आते हैं युवाओं के सवालों पर। महंगी शिक्षा, डिग्री भी है, फिर भी नौकरी क्यों नहीं? शिक्षा तो वाकई महंगी हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें कई कारण हैं। महंगाई तो है ही, कॉलेजों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च, और एक बड़ा कारण है शिक्षा का निजीकरण। कितना महंगा, कोई अंदाजा? एक अनुमान है कि इंजीनियरिंग डिग्री आज करीब 16 लाख तक की हो सकती है, और 15 साल में ये 40 लाख तक पहुंच सकती है। बाप रे। हाँ, हालांकि सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे PM विद्या लक्ष्मी योजना,
जो लोन वगैरह में मदद करती हैं। लेकिन नौकरी का क्या, डिग्री के बाद? यहीं पर आंकड़ों में थोड़ा कह सकते हैं विरोधाभास दिखता है। कैसे? सरकारी डेटा है PIB PLFS का, वो कहता है कि ओवरऑल बेरोजगारी दर मतलब 15 साल से ऊपर वालों की वो कम हुई है। FY24 में 3.2% रह गई है। ये तो अच्छी खबर लगती है। हाँ, ओवरऑल। लेकिन जो दूसरे सोर्स हैं जैसे मैक्रो ट्रेंड्स, वो युवा बेरोजगारी दर मतलब 15 से 24 साल वालों की वो 2024 में 16% से ज्यादा दिखा रहे हैं। ओह, 3.2% और 16%, ये तो काफी अंतर है। बहुत। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने तो 2021 के पहले क्वार्टर में शहरी युवाओं 15 से 29 साल के लिए ये दर करीब 23% बताई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा का जो विस्तार हुआ है वो क्वालिटी रोजगार के मौकों से मेल नहीं खा रहा? हाँ बिल्कुल। या ये कि डिग्री तो मिल रही है, पर क्या वो स्किल्स मिल रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल, फायदा किसका हुआ? क्या सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों का, जैसा कि भाषण में इशारा था? यहाँ भी हमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, विरोधाभासी। अच्छा। देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत की आय असमानता, जिसे गिनी कोएफिशिएंट से मापते हैं, वो कम हुई है। गिनी कोएफिशिएंट ये क्या होता है? ये असमानता मापने का एक तरीका है। स्कोर जितना कम, असमानता उतनी कम। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये 2011 में 28.8 था, जो 2022 में घटकर 25.5 हो गया। तो ये तो अच्छी बात है, आय की असमानता कम हुई। हाँ, ये एक पॉजिटिव संकेत है। शायद गरीबी में कमी आई है, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का कुछ असर हुआ है। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। वो धन की असमानता की बात करती है, यानी वेल्थ इनइक्वालिटी। उनके मुताबिक भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। टॉप 1% के पास 40% से ज्यादा? हाँ, और जो नीचे के 50% लोग हैं, उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। सिर्फ 3%? बाप रे। तो ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। कैसे? कि आय का वितरण शायद थोड़ा सुधर रहा हो, मतलब कमाई का अंतर कम हो रहा हो, पर संपत्ति यानी वेल्थ वो कुछ ही हाथों में और तेजी से जमा होती जा रही हो। कॉर्पोरेट सेक्टर GDP तो बढ़ा रहा है, पर शायद इससे शहरी ग्रामीण विभाजन और धन का ये असमान वितरण भी बढ़ रहा है। तो इस पूरे डीप डाइव से क्या समझ आता है? यही कि विकास की कहानी सीधी नहीं है, दोहरी है। बिल्कुल। एक तरफ तरक्की के आंकड़े हैं, गरीबी कम हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, आय असमानता घट रही है, और दूसरी तरफ वो जमीनी सवाल हैं, विस्थापन का दर्द, पानी और शिक्षा की बढ़ती कीमतें, युवाओं में नौकरी की चिंता और धन का ये भयानक केंद्रीकरण। हाँ, वो जो भाषण में सवाल उठाए गए वो सिर्फ भावनाएं नहीं है, वो असल सामाजिक आर्थिक विरोधाभास हैं। सही कहा। और ये विरोधाभास ही इस विश्लेषण के केंद्र में है। ये दिखाता है कि हमें एक ऐसे विकास मॉडल की जरूरत है जो सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़े न देखे, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशिता, इनको भी उतनी ही अहमियत दे। मतलब ये पक्का करना कि विकास का फायदा वाकई सबके लिए हो। हाँ, न कि सिर्फ कुछ खास लोगों की तिजोरी भरने के लिए। सवाल हमेशा यही रहना चाहिए, प्रगति की कीमत कौन चुका रहा है और उसका फायदा किसे मिल रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि अरबपतियों की ये जो भारी संपत्ति है वो अक्सर विरासत से या भाई भतीजावाद से या फिर बाजार में एकाधिकार यानी मोनोपोली से आती है, तो फिर सिर्फ परियोजनाओं या नीतियों से हटकर विकास और न्याय के बीच की इस गहरी खाई को पाटने के लिए किन ज्यादा बुनियादी, ज्यादा सिस्टमैटिक बदलावों की जरूरत हो सकती है?